इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स में आपको सबसे पहले पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो हमने पैरेलल प्लेट्स ली वो डिस्क के शेप की ली। ये एक पॉइंट ए बहुत मतलब डिस्क के बहुत बहुत पास लेफ्ट में, और डिस्क के बहुत बहुत पास, डिस्क के बहुत बहुत पास अगर हम राइट में बात करें, डिस्क के बहुत बहुत पास लेफ्ट में और डिस्क के बहुत बहुत पास राइट में, ये वायर हो गया। अगर यहां पर हम एम्पीरियन लूप ले, एम्पीरियन लूप, लेफ्ट में एम्पीरियन लूप और राइट में एम्पीरियन लूप, अगर आप इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे, अगर आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ तो लेफ्ट में एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने पर फॉर L1 V डॉट PL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। और यहां से जब आप B कैलकुलेट करोगे, B नॉन जीरो आएगा। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन भी बनेगा मैग्नेटिक फील्ड पता करना। आप यहां से समझो, जो आप जो आपने यहां पर L1 लूप लिया है, अगर आप यहां पर L1 लूप अगर यहां पर L1 लूप लेते हो तो कुछ भी रेडियस आपने इसकी ली होगी, तो जब आपने वो रेडियस ली होगी तो B इंटू 2πx, अगर हम इसकी रेडियस x मान ले, और म्यू नॉट I करंट फ्लो हो रही होगी। आप ऑल्टरनेटिंग कर दो या डीसी, जो भी है उससे कोई फर्क, करंट फ्लो हो रही होगी। अब जिस समय डीसी जिस समय करंट ब्लॉक हो जाती है, डीसी ब्लॉक कर देता है, उस समय की हम बात नहीं कर रहे। अगर करंट फ्लो हो रही है, हम वो बात कर रहे हैं कि करंट फ्लो हो रही है। और अगर करंट फ्लो हो रही है, अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड नॉन जीरो होगा, राइट हैंड साइड नॉन जीरो है। करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से आ जाएगी। केवल नॉन जीरो से काम चल जाएगा। आपको आगे समझ में आएगा कि हम नॉन जीरो क्यों बोल रहे हैं। वैल्यू यहां पर हम नहीं पता कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम L2 के लिए
बायोट सेवर्ट लगाएं। तो कैपेसिटर के बीच में ये है, और अगर ये कैपेसिटर के बीच में है तो I 0 होगा, और अगर I 0 होगा मतलब राइट हैंड साइड अगर 0 हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगी। अगर राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में DL2 मतलब जो इसकी लेंथ है वो तो होगी ना, जो आपने लूप लिया उसकी 2 पाई x, अगर आपने x रेडियस ली होगी तो यहां पर b हो जाएगा 0। आपने एक लूप बीच में लिया, दोनों प्लेट्स के बीच में, और एक आपने लूप लिया लेफ्ट में। एक जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रही है, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं, एक जगह 0 नहीं आ रही है मतलब नॉन 0 आ रही है, एक जगह 0 आ रही है। ठीक है, अब यहां पर जो आपको लिखना है वो ये, थ्योरेटिकली ये बात सही है। थ्योरेटिकली लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हैं जिस समय करंट फ्लो हो रही है उस समय बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उस समय बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस बात को ही आपको समझना है। थ्योरेटिकली आपको लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन जब देखा जाता है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। क्या करा जाए? मैक्सवेल ने ये चीज ऑब्जर्व करी, और मैक्सवेल ने ऑब्जर्व करके ये बताया कि भाई एक्सपेरिमेंटली तो ये चीज दिख रही है, साफ 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 दिख रही है कि मैग्नेटिक फील्ड बीच में, यानी कि L2 लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। साफ साफ दिख रहा है कि L2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर एम्पियर सर्किट लॉ लगाओ तो L2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 आनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आई? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। थ्योरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दोनों में जो अंतर है, थ्योरेटिकली इसलिए क्योंकि आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हो, और प्रैक्टिकली आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जिस समय कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रही होती है, जिस समय कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रही होती है, उस समय देखा जाता है कि जिस समय करंट फ्लो हो रही है उस समय मैग्नेटिक फील्ड L2 लूप पर आ रही है। अब इसका क्या चक्कर है वो सुनिए। अगर आप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये आ जाएगी Q अपॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड
यूनिफॉर्म होती है पैरेलल प्लेट्स के केस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। आप L2 लूप के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। पाई एक्स स्क्वायर। अगर आप इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दो, डी फाई ई बाई डी टी और डी क्यू बाई डी टी ये आ गया। इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहां पर L2 लूप की जगह अगर आप पूरे में एरिया कैलकुलेट फ्लक्स कैलकुलेट करें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, और ये होता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एरिया और जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। और यहां से आप डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू निकालोगे, इसी डी क्यू बाई डी टी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये तो डेरिवेशन है, इसके ऊपर आप एनसीईआरटी भी लिखिए। ध्यान से समझना, केवल इतनी ही चीज समझने वाली है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो वापस से वही मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पर आने वाला चार्ज वेरिएबल हुआ, जो कॉन्सेप्ट लिखना चाहिए वो ये है, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
rate of change of electric flux, displacement current is equal to epsilon naught times. अगर फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी, और अगर फ्लक्स वेरिएबल हुआ तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। न्यूमेरिक डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं लगी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ रखी है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है, ये भी पहले पढ़ रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंशिएट कर देना कौन सी बड़ी बात है, अभी फैराडेज लॉ में आप कितने बार ये चीज पढ़कर आ रहे हो। इसके बाद dq बाई dt करंट होता है, ये आपको पता चल गया। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है वो सुनो। इस चीज के बाद से पता ये चला कि करंट भी दो तरीके की है। एक करंट वो है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से आती है। बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब डेरिवेशन और वैसे देखा जाए तो मुश्किल नहीं है। होता क्या है कि जब अचानक से कोई नई चीज हम देखते हैं जो हमने कभी सुनी नहीं होती, हमारे फंडे किसी और चीज को लेकर क्लियर होते हैं, तो हमारी थोड़ी एक्सेप्टेंस नहीं बनती है। लेकिन यही है कि धीरे धीरे जब आप साइंस के स्टूडेंट बन ही रहे हो, धीरे धीरे आप जब रट्टा मार पढ़ाई से बाहर आओगे तो आप इस बात को समझने लगोगे। अभी देखो यहां पर हम क्या बोलने जा रहे हैं। भाई सबको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप देखो कैपेसिटर के बीच में कनेक्शन नहीं होता है। आप मेरी बात को समझिए, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में उन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसमें कनेक्शन नहीं होता है। बाहर से कनेक्शन दिया गया तार लगाकर, वायर जोड़कर, और बाहर से जो कनेक्शन दिया गया उसमें हमने एक लूप लिया L1। उस लूप को हमने जब बनाया तो वो वायर के चारों तरफ, और जब हमने बायोट सेवर्ट पढ़ा था तो हमने एम्पीरियन लूप ऐसे ही तो ड्रॉ किया था, या ऐसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी कि करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये करंट कैरिंग वायर है। L1 लूप आपने करंट कैरिंग वायर पर बनाया है, लेकिन L2 लूप कहां बनाया है, वहां तो करंट कैरिंग वायर है ही नहीं। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, दोनों प्लेट्स में इंडक्शन होता है, दोनों प्लेट्स के बीच में तो ये जो दोनों लूप्स हैं, इन दोनों में एक जगह तो करंट फ्लो हो रही है, आपने एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, और दूसरी तरफ आपने जो L2 लूप ड्रॉ किया वहां पर तो करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। जो आपने dq बाई dt निकाला है ये उस जगह के लिए निकाला है। आपको यहां पर समझना है कि यहां पर वो करंट नहीं है जिसे आप जानते हो, लेकिन एक इफेक्ट पैदा होगा यहां पर, एक ऐसा इफेक्ट जैसे कि यहां पर करंट फ्लो कर रही है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई, मैक्सवेल ने ये चीज देखी कि अगर आप एम्पीरियन लूप से इस बात को समझने की कोशिश करते हो तो ये बात तो गलत साबित हो रही है। L2 लूप पर करंट ही नहीं है। कौन सी करंट, जिसको आप जानते हो वो करंट नहीं है। आप किस करंट को जानते हो, कंडक्शन करंट को जानते हो। आप किस करंट को जानते हो, जो dq बाई dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से आती है। जब एक्चुअल चार्ज चल रहा हो, वायर के अंदर चल रहा होगा तो कंडक्शन, अदरवाइज अगर कोई इलेक्ट्रॉन बीम है, प्रोटॉन बीम है, अल्फा पार्टिकल की बीम है, वहां पर भी उस करंट को आप यूज नहीं कर पाते हो। लेकिन होती वो करंट है जो चार्ज के फ्लो की वजह से आती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पर बात ऐसी देखी गई कि भैया मैग्नेटिक फील्ड दिखती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब है कि कोई करंट का इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि हमने यहां पर मैग्नेट तो रखा नहीं है। अगर मैग्नेट नहीं रखा है तो कहां से आ गई,
करंट मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई। वो चीज जब देखी गई तो वो नई करंट का नाम दिया गया। ये करंट बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है जैसा होने वाली करंट करती है। इस करंट को, खाली जगह पर जो करंट फ्लो करती है, बिना चार्ज बीम के, बिना वायर के जो करंट फ्लो करती है, उसे हमने नाम, मतलब आप अगर ये करंट है तो आप इसका इफेक्ट देखेंगे, सही में चार्जेस नहीं चल रहे हैं, ये बात याद रखना। जैसे आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा, कोई बैटरी नहीं है, कोई बैटरी नहीं, बस इस डिस्प्लेसमेंट करंट को इंड्यूस्ड करंट नहीं बोला गया, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट कहीं और नाम यूज हुआ है, और ये बिल्कुल यूनिक चीज है। तो ये समझना है, डिस्प्लेसमेंट करंट उस जगह पर होती है जहां पर ना कोई चार्ज चल रहा होता है, मतलब चार्ज चल ही नहीं रहा होता है, चाहे वायर या वायर के बाहर कुछ भी। और वहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो वहां पर हम ढूंढते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, उसकी अगर हम बात करें, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉज ऑफ, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, करंट आती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आती है, फैराडेज लॉ। और मैक्सवेल ने क्या बताया कि अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, फील्ड हुई, चार्ज हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मतलब आई करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर यही तो है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाता है, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाता है, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाता है। ये बात, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लाता है, कॉज, और ऐसे वेरिएबल, तो दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप एक ऐसा अरेंजमेंट बना दो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बदलती रहे, तो दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहेंगे। यही इसी तरीके से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पता चला मैग्नेटिक फील्ड बदल तो रही है, लेकिन उसका डी फाइव बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। डी फाइव बाई डी टी कॉन्स्टेंट मत रहने दो। अगर डी फाइव बाई डी टी कॉन्स्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ऐसे यहां पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं, और ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट पे जो प्रॉपर्टीज लगती हैं बिल्कुल वैसी होती हैं जैसी आपने पढ़ रखी हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर यहां पर हम ये कनेक्शन का पॉइंट लें ए, ए और बी पर जंक्शन लॉ वैलिड है। जंक्शन लॉ के वैलिड होने का मतलब, लेफ्ट में फ्लो कर रही है कंडक्शन करंट, और राइट में फ्लो कर रही है डिस्प्लेसमेंट करंट। लेफ्ट में कंडक्शन करंट, राइट में डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो मैक्सवेल ने देखा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि B2 0 होगा, लेकिन B2 0 नहीं, B1 और B2 दोनों बराबर
प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली दोनों को बराबर देखा गया है, दोनों को बराबर देखा गया है, ये मैक्सवेल ने बताया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, थ्योरेटिकली L1 लूप के लिए B1 0 आ रहा है और L2 B नॉन जीरो आ रहा है और L2 के लिए B2 0 आ रहा है। ये थ्योरेटिकली बात सही है, पर इन रियलिटी L2 पर भी मैग्नेटिक फील्ड देखी जाती है, बल्कि B1 और B2 तो सेम देखा मैक्सवेल ने। तो क्यों आखिर B2 आया? मैग्नेटिक फील्ड आने का मतलब है कि कोई ना कोई करंट, क्योंकि यहाँ पर कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है। और फेरेडे ये चीज बता चुके थे कि वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स से, सॉरी, बायोट सेवर्ट लॉ से पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने का मतलब है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर करंट होगी, उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया। मैक्सवेल ने वो चीज डिराइव करी और ये बताया, ये करंट बिल्कुल वैसे ही, इसमें एम्पियर्स लॉ, किरचॉफ करंट लॉ लगा दो, ये करंट बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन ये उस जगह पर होती है जहां पर करंट नहीं देखी जा सकती, केवल उसका इफेक्ट देखा जा सकता है कि कोई करंट तो फ्लो हो रही है। बिल्कुल करंट का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। करंट नहीं देख सकते कि कोई वायर है तो उसमें फ्लो कर रही है, वो नहीं देख सकते, याद रखेंगे। और मैक्सवेल ने, दरअसल था क्या, मैक्सवेल एक यूनिवर्सल थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। यूनिवर्सल थ्योरी का मतलब एक ऐसी थ्योरी जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों बता, मतलब कोई भी फील्ड हो, फिजिक्स में होने वाली सारी चीजों को बताया जा सके। ऐसी कोई यूनिवर्सल थ्योरी तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ एक थ्योरी बन गई, जो है मैक्सवेल की थ्योरी, मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब पढ़ने के लिए किन बेसिक चीजों की जरूरत है। उसमें से उन्होंने एक इक्वेशन को मॉडिफाई किया, जिसे बोला जाने लगा एम्पियर या एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। क्या है? B डॉट dl इज इक्वल टू, ये कंप्लीट एम्पियर सर्किटल लॉ है, जहां पर आपको देखना है कि जिस स्पेस में आप क्लोज्ड लूप ले रहे हो, जिस जगह पर आप क्लोज्ड लूप ले रहे हो, वहां पर दो करंट हो सकती है। एक तो वायर में फ्लो होने वाली, और एक ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब आप लिखते हो कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। तो दो तरीके की करंट होती है, तो आई एनक्लोज्ड आपको बदलना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा आपने लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पर सबसे पहला x लेस देन r पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बड़ा आसान।
बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। बहुत ध्यान से समझना, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि कंडक्शन करंट तो एक वायर में फ्लो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट उधर है जहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। ये हो गया एम्पीरियन लूप, रेडियस एक्स। वही मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा, आई एनक्लोज सुन लो, पाई आर स्क्वायर में आईडी करंट, तो एक में आईडी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल। आईडी क्लियर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई कहां, एक्स लेस देन आर इक्वल टू आर। एक्स इक्वल टू आर में क्या होगा, लूप भी आर रेडियस का, करंट भी टोटल एनक्लोज हुई, म्यू नॉट आईडी अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है भाई सभी को। क्या ऐसे क्वेश्चन हमने गॉस थ्योरम में, एम्पियर सर्किटल लॉ में नहीं कर रखे हैं? ये याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो पूरे क्रॉस, यहां भी कहीं पर भी नोट कर लो, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आई है ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो करेगी। लिखवा देते हैं अभी। यहां पर भी ये इक्वल टू आर है, बी इंटू 2 पाई एक्स नोट करिए। ये आपके तीन रिजल्ट हो गए, एक्स लेस देन आर, एक्स इक्वल टू आर, एक्स ग्रेटर देन आर। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, इनका सीक्वेंस भी याद करना। मैक्सवेल्स इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन यही होती है जो हम लिखने जा रहे हैं। E डॉट ds इज इक्वल टू
आप कहोगे ये तो गॉस लॉ है, बिल्कुल सही है। सेकेंड इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं यही आपको लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी गॉस लॉ होता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी। किसी भी सरफेस से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लाइन बनाती है, इसलिए किसी भी सरफेस से अगर आप फ्लक्स देखोगे तो जितना एंटर होगा उतना एग्जिट होगा, जीरो आएगा। तीसरी इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं यही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था फैराडेज लॉ। नोट करिए, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। Wave propagation, electric field and magnetic field will be always mutually perpendicular to each other. Wave propagation, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों आपस में एक दूसरे तीसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। इसलिए याद रखना, अगर वेव एक्स एक्सिस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाई और जेड पर होगी। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड एक्सिस पर दिखा दो। तो आपको ये डायरेक्शन कुछ ऐसे चूज करनी है बस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और रिजल्ट है। C इज इक्वल टू E बाई बी। अगर पीक वैल्यू बोली जाए तो पीक वैल्यू का, दोनों में पीक वैल्यू का रेशियो लीजिए, और अगर आरएमएस वैल्यू बोली जाए तो आरएमएस का रेशियो लीजिएगा, ये याद रखना है। और यहां पर C है स्पीड ऑफ लाइट। C होगा स्पीड ऑफ लाइट। C होगा स्पीड ऑफ लाइट। C होगा स्पीड ऑफ लाइट।
सी होगा स्पीड ऑफ लाइट। डन। तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट को लेकर ये तीन आपके फॉर्मूले कह लीजिए, दो इक्वेशन है उसमें भी फॉर्मूला ही है। सीधा सीधा वेव का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, वेवलेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। लिख लिया सभी ने? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी देखोगे तो एनर्जी डेंसिटी दोनों का सुपर पोजिशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी आपने पहले पढ़ रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी आपने पहले पढ़ रखी है, दोनों को ऐड कर दो। एक यहां पर और स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है, वन अपॉन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से यहां पर आपको एक डेरिवेशन करना है। क्या डेरिवेशन है सुन लीजिए। हाफ, आपने पढ़ रखा है C इज इक्वल टू E बाई बी, तो E इज इक्वल टू और C की वैल्यू होती है 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा और B को आप लिख सकते हो C स्क्वायर को 1/म्यू नॉट लिखोगे। क्लियर है? यहां आपने डिराइव क्या किया? डिराइव आपने किया, एक तो टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये आपको याद करना है। नोट करिए भाई, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप D से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, D से मल्टीप्लाई कर लें,
डी से मल्टीप्लाई करने का मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। तो ये तो